तो हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। ये लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर का वन शॉट देखेंगे। इसमें पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर अप होगा, तो आप एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपको पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए जिससे कि आप अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाए। तो इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ लेक्चर नंबर 4। तो चलिए बच्चों, तो मैं सुरेंद्र सर, आपका दोस्त और होस्ट, अपने इस छोटे से YouTube चैनल पीसीएम स्टडी पर आप सभी का वेलकम करता हूं। तो चलिए बच्चों, तो आज हम सॉल्यूशन के बचे हुए जो भी पार्ट हैं, सॉल्युबिलिटी हो गई या हेनरी लॉ हो गया और हमारे पास क्वांट ऑफ फैक्टर हो गया, आज इन चीजों पर बातें होंगी। तो क्या रेडी हो मेरे चिलबुजो? कॉपी पेन निकाल लीजिए, युद्ध बड़ा है, शस्त्र लेकर चलना ही पड़ेगा, युद्ध छोटा नहीं है। चलिए बच्चों, तो क्या कहते हो, चालू कर दिया जाए? तो शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों को बता दिया जाए, इसके पहले यदि आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट उठाकर देख लीजिए पिछले वाले, तो आपके पिछले पार्ट पड़े होंगे। दूसरी बात बच्चा कि आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर देना। कॉलेज के, कोचिंग के, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो हर डे पर हम मिलेंगे 5 बजे पर डे। तो चलिए बच्चा, तो हमारे पास सबसे पहले आता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हमने इसमें कंटेनर लिया, कंटेनर में किया क्या हम लोगों ने बच्चा, इस कंटेनर पे हमने ऐसे ऐसे करके बेटा हमने 100 ग्राम विलायक भर लिया। पानी मान ले बच्चा, विलायक मतलब पानी, जल ले लिया, जल पानी ले लिया। उसमें हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चीनी मिलाया। क्या मिलाया? चीनी। जब चीनी मिलाया, चीनी क्या है बच्चा? विलेय। क्या है? विलेय। तो हमने विलेय इसमें क्या कर दिया बच्चों? घोल दिया। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमने 2 चम्मच डाला, घुल गया, फिर और डाला, घुल गया, और डाला, घुल गया, और डाला, घुल गया। फिर देखोगे बच्चा कि फिर घुलना चीनी बंद हो जाएगी। तो मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट को ही इस 100 ग्राम विलायक में घोला जा सकता है। तो बस वही है पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है या घुली होती है, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी को हम बेटा एस से शो करते हैं, इसे 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 एस से शो करते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो सकता है? इसका मात्रक हो सकता है मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में हम कितने मोल घोल सकते हैं। तो इसका यूनिट की बात करें तो बच्चा हमारे पास में इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो हमने ये सॉल्युबिलिटी पे बातें कर ली कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इन सारी चीजों पर बातचीत कर ली। लेकिन अब बातचीत थोड़ी सी अलग लेवल पर चलनी चाहिए बच्चा पार्टी। तो क्या अलग लेवल पर चलनी चाहिए? तो हमारे पास में अब आ गया विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पर 4 फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला आता है ताप। कौन आता है बेटा? ताप। क्योंकि घर में सबसे बड़ा कौन होता है? पापा होते हैं ना। तो बेटा ताप को हम 2 टर्म्स में डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा ऊष्मा शोषी विलयन, यानी मैं जिन विलयनों को बनाऊं वो विलयन ठंडा होने लग जाए। कैसा होने लग जाए? ठंडा होने लग जाए। जब मैं उसको विलयन बना रहा हूं तो विलयन धीरे धीरे ठंडा हो जाए। तो अगर ऐसे विलयन का ताप बढ़ा दे तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ऊष्मा शोषी विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। बट क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी विलयन, मतलब जिस विलयन को बनाने में विलयन ही गर्म होने लग जाए और उसका ताप बढ़ा दोगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी बच्चा। विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। ठीक है बच्चा। तो ये दोनों टर्म्स हो गए। ऊष्मा शोषी विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ऊष्मा शोषी विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए बच्चा, अगली बातें कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रकृति की बात करें तो ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। सिंपल सी कहानी है बच्चा कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में होते हैं। जैसे देख, अपने दोस्त को देख। कह रहा सर हमने दोस्त को देखा, कैसा है दोस्त? कह रहा सर मेरे जैसा ही तो है। तो इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम भी तो उसी के साथ घुल गए हो जो तुम्हारे ही जैसा है, या तुमने उसे घोल लिया है जो तुम्हारे ही जैसा है। तो मतलब जो जैसा होता है वो वैसे को घोल लेता है।
जो जैसा होता है वैसे को घोल लेता है। तो देख बच्चा, ध्रुवीय पदार्थ जो है वो ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाता है और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, यदि तू घूमने वाला हो, तुम्हारा दोस्त भी घूमने वाला हो, तभी दो दोस्त बनोगे। बात तो सर सही है। तुम भी खाने पीने वाला हो, वो भी खाने पीने वाला हो, तो दोनों दोस्त बन जाओगे, खाते पीते तभी मिलोगे। कह रहा है और भाई क्या हाल चाल हो रहा। अब इसके बाद आते हैं, तीसरा हमारे पास में आता है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन की उपस्थिति में, सम आयन की उपस्थिति में पदार्थ की विलेयता घट जाती है। पदार्थ की विलेयता घट जाती है। पदार्थ की विलेयता घट जाती है। जैसे NaCl की उपस्थिति में KCl की विलेयता घट जाती है। कि विलेयता घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। अब कैसे होगा? आप NaCl को देखो बच्चा, तो NaCl के जब आयन निकालने जाओगे तो आपका क्या निकलेगा? Na+ निकलेगा और Cl- निकलेगा। KCl की बात कर लो बच्चा, तो K+ में निकलेगा और Cl- में निकलेगा। बोल हाँ या ना? इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो देख दोनों के आयन में, देख बेटा ये दोनों क्या होंगे बेटा? ये दोनों के दोनों हमारे कॉमन आयन हो गए। कॉमन आयन, और कॉमन आयन हो गए तो क्या होगा बेटा? पहले से जो एक Cl- है वो दूसरे को आने से रोकेगा, घुलने से रोकेगा। इस वजह से क्या हो जाता है बच्चों कि सम आयन यानी सेम आयन की प्रेजेंस में एक पदार्थ की उपस्थिति में दूसरे की क्या हो जाएगी? विलेयता घट जाएगी। कह रहा है सर आपने 4 बताए थे, तो ले चौथा देख। कणों का आकार, कणों का आकार, कणों का आकार, कणों की आकार की बच्चा बात कर लें तो कणों का आकार छोटा होने पर, कैसा होने पर बेटा? छोटा होने पर विलेयता बढ़ जाती है। यानी जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा होना चाहिए, विलेयता बढ़ जाती है। जैसे आप बेटा काम क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस का अगर चीज घोलोगे, बहुत छोटे कणों का घोलोगे, वो ज्यादा घुल जाएगा। जो बड़ा वाला होगा वो नहीं घुलेगा। तो क्या विलेयता समझ में आई? मैंने कहा सिर्फ 3 टॉपिक रह गए हैं, बाकी हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। हम इसके बाद में 1 शॉट पर बातें करेंगे, जो हाल ही में लगभग संडे को कवर अप हो जाएगा। तो मैं पर डे लेक्चर लेकर आ रहा हूं, बस आप लोग बने रहिएगा साथ में, आपको मजा आ जाएगी। बस इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे बस इतनी ही सी वो है कि आप इसको बस शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है बच्चा? तो हम बात कर रहे हैं परिचय। सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने द्रव में घुली गैस की मात्रा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसे कहते हैं द्रव में गैस की विलेयता, गैस की विलेयता का नियम। क्लियर बात? अब क्या हो सकता है? जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चा? जो मात्रा होती है किसी यानी स्थिर ताप पर, किसी द्रव ताप पर एकांक किसी वेट कुछ तो हुआ बच्चा। ठीक है, जादूगर था, जादूगर। क्या होता है? उसके वाष्प दाब के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो KH निकलेगा और P। दिस इंप्लाइज आप KH की वैल्यू निकाल सकते हो W/P, W/P। क्लियर सी बात है बच्चा? क्या ये बातें समझ में आ रही है? आपकी जो मात्रा है वो किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। वैसे किसी द्रव में घुली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चा अगली बातें कर ले। तो हम कुछ बातें कर लेंगे इस पे, हेनरी के नियम की सीमाएं की। तो बच्चों सबसे पहले इसमें कुछ बेसिकली टर्म्स है, 1, 2, 3, और इन्हीं टर्म्स पर बातें होंगी। गैसों का ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, गैसों का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैसों का द्रव के साथ संगुणन नहीं होना चाहिए, संगुणन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो हेनरी का नियम लगेगा, और यदि ये चीजें हो रही हैं तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा। इस बात का बिल्कुल क्लियर है।
क्या बात क्लियर? अच्छा, नोट करते हुए चला करो, ध्यान दिया करो, ठीक है। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं? एप्लीकेशंस, तो सबसे पहले जो हम बेटा सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक, उसमें CO2 को घोलने में, तो जो हम सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ये कोका कोला, ठंडा, पेप्सी, ड्यू, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह आपने पी होंगी, तो बेटा उनमें जो घुला होता है वो कौन सी गैस घुली होती है? CO2 गैस घुली होती है। तो बच्चों इनमें ध्यान से देखोगे तो आपका लोअर केस नहीं लगा है इनमें सब, ठीक है। तो ऐसे ही काम क्या होता है, अगला देखोगे तो गोताखोर के सिलेंडर में O2 के साथ हीलियम गैस भरने में और फेफड़ों द्वारा रुधिर में CO2 तथा O2 के आदान प्रदान में, तो इन सब में बेटा देखोगे तो लिक्विड एक चीज होगा, सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड है और ये घुली हुई गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन किसमें लिक्विड में होती है? हीलियम क्या है? गैस है। रुधिर क्या होता है? लिक्विड है, और ये दोनों क्या है? गैस है। तो एक सिंपल से टर्म्स है कि जब द्रव में गैस घुलने वाले फीचर्स आए तब वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर बात? अब हमारे पास में काम क्या, वन हाफ फैक्टर है। इसके पहले मैं एक चीज और लगा दूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या क्या हो सकता है। तो अपने पास में है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट KH। हेनरी कांस्टेंट के लिए मैंने कुछ फैक्ट बताने वाला हूं, तो सबसे पहले बच्चा इनके लिए बातें समझ लेना। तो आपके लिए 3 फैक्ट बताऊंगा, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चा बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट KH। तो स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। तो आपने देख लिया कि जो हमारे पास में अगर कोई भी गैसेस है, अलग अलग गैसेस है, तो उनके लिए जो KH की वैल्यू होती है वो भी एक ही टेम्परेचर पर सबके लिए अलग अलग होती है। दूसरा क्या है, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे बच्चा, वैसे वैसे आपका KH क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। दूसरा, जिस गैस के लिए KH का मान अधिक होता है उसकी द्रव में विलेयता उतनी ही कम होती है। सिंपल सी बच्चा बात करूं तो बेटा KH देखो, सबसे पहले सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी सेम हो तो KH का मान अलग अलग गैसों के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो KH का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर KH का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये तीनों के तीनों टर्म्स को मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको आसानी भाषा में समझा दिया। अब इसके बाद में हमारे पास में लास्ट टॉपिक है वानठाप गुणांक। वानठाप गुणांक के लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चा I बराबर ऐसे कर लेते हैं, प्रेक्षित अणु संख गुण धर्म और बटे में परिकलित अणु संख गुण धर्म। तो बेटा अगर हम इसे डेफिनेशन देना चाहें तो आपको मैं डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से बता दो। तो बेटा देखो, ऊपर वाला बोलिए तथा लगाइए, नीचे वाला बोलिए अनुपात लगाइए, डेफिनेशन हो गई। तो क्या है, प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म तथा परिकलित अणुसंख गुणधर्म के अनुपात को वानठाप गुणांक कहते हैं। वांट में ये वाला लगता है, ठीक है।
वानठाप गुणांक कहते हैं। सबसे पहला फैक्ट, इसे आई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? आई से। अगला क्या हो सकता है? जिन यौगिक का संगुणन होता है, संगुणन होता है, उसके लिए आई का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, सॉरी संगुणन वाला है ना बच्चा, 1 से कम होता है, कम होता है। और जिन यौगिक का वियोजन होता है, वियोजन या आयनन होता है, उनके लिए आई का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। अगला है, जिन यौगिक का ना ही वियोजन और ना ही संगुणन होता है, उनके लिए आई का मान 1 होता है। यानी 3 से हमारे पास में चीजें डेटा आ गए कि जिन यौगिक का संगुणन होता है उनके लिए आई का वैल्यू 1 से कम होगा, वियोजन और आयनन वालों के लिए 1 से ज्यादा होगा, और हमारे पास जिन यौगिक का ना ही वियोजन हो रहा है ना ही संगुणन हो रहा है उनके लिए आई का मान 1 से के बराबर होता है। तो देखो, सवाल लेने वाली बात है, तो वानठाप गुणांक के बहुत सारे सवाल यूज होते हैं, लेकिन मैं सवालों का अलग से सिखा रहा हूं, तो इसलिए इसमें थ्योरी या सिर्फ चर्चा में ज्यादा ले रहे हैं, हम सवाल नहीं ले रहे। सवाल फिर बात के लेंगे या फिर टॉपिक को छोटा करेंगे, जिसके अंदर हमने अगर वानठाप गुणांक को ही ले लिया और इसकी ही न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने लग गए, तो शायद कम से कम एक लेक्चर इस पे ही हो सकता है। तो चलिए, यहाँ तक आने के लिए और पूरा लेक्चर देखने के लिए आपका थैंक यू। तो चलिए बच्चों, चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।